शुरू हो रहा है। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के सभी सांसद जुटे हुए हैं। आपको बता दें, गांधी प्रतिमा के सामने सभी बीजेपी के सांसद इस वक्त जुटे हुए हैं। क्विट इंडिया पर यह बीजेपी का बड़ा अभियान। आपको ये बता दें कि इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद की तरफ से की गई और ये छोड़ो इंडिया की ये नई मुहिम यहां पर आज शुरू की जा रही है। और जाहिर तौर पर जिस तरह की मुहिम, जिस तरह का कैंपेन, उसके जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जो आप हाथ में प्ले कार्ड्स देख सकते हैं उसमें भाई भतीजावाद, छोड़ो इंडिया, नए भारत का नया संग्राम, ये क्विट इंडिया मूवमेंट बीजेपी की तरफ से शुरू की गई है और इसको लेकर लगातार कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जो वंशवाद, डायनेस्ट, राजा का बेटा राजा, नेता का बेटा नेता, मंत्री का बेटा मंत्री, इससे भारत को बचाना है। और उसके साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स, किसी का तुष्टीकरण नहीं, सबका संतुष्टिकरण, ये जो नीति है मोदी जी की नीति, इस नीति को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। और आज क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन में हमें बोल रहे हैं भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कल राहुल गांधी को बोलना था लेकिन वो नहीं बोले। आज क्लैरिफाई किया गया रंजन चौधरी की तरफ से कि आज राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर क्या कहेंगे? शायद कल उनको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं था, आज थोड़ा जड़ी बूटी खा के कॉन्फिडेंस मिला है होगा, इसलिए आ रहे हैं। तैयार नहीं थे एक्चुअली, उनके टीचर जो उनको पढ़ाते हैं ना वो ऑफ हो गए थे किसी कारण, तो आज तैयारी वैयारी करके आएंगे और हमको मनोरंजन करेंगे। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। आज महात्मा गांधी की स्टैचू के सामने जो इस देश में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया महात्मा गांधी ने, आज की जरूरत के हिसाब से जरूरी है इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना, परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना। आज हम सब महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सम्मुख हम परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण की नीति क्विट इंडिया, वो करके हम देश को इससे मुक्त कराने के लिए आज अभियान चला रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार को छोड़ना होगा, भागना होगा। परिवारवाद से भारत को भागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्विट इंडिया। और तुष्टीकरण को भारत छोड़ना पड़ेगा। आज 9 अगस्त है, क्विट इंडिया भारत छोड़ो का ऐतिहासिक दिवस है। तो आज तो अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज देश को चले गए, उसके लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन देश को अभी भी गुलामी की तरफ लेके जा रहा है, गरीबी की तरफ ले जा रहा है, भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहा है। आज पूरा 80 करोड़ जनता को 3 साल से अनाज मिल रहा है। यही देश, यही तंत्र, यही यंत्र, यही अधिकारी, यही बाबू साहब। तो पहले ये सारे लोग चूंकि परिवारवाद करते थे। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम कह रहे हैं करप्शन इंडिया छोड़ो। आज हम कह रहे हैं अपीजमेंट इंडिया छोड़ो। आज हम कह रहे हैं नेपोटिज्म, परिवारवाद इंडिया छोड़ो। तो संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, चूंकि आज का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। आज ही की तारीख 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरफ से अंग्रेजों भारत छोड़ो की मुहिम को शुरू किया गया और यही उसका असर कि आगे चलकर भारत को आजादी मिली। राहुल गांधी की बात करते हैं, चूंकि आज उनका राजस्थान दौरा है और इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद उनका सरकारी बंगला मिल गया है। राहुल को फिर से बंगला नंबर 12 तुगलक लेन अलॉट हो गया है। करीब 19 साल इसी बंगले में वो रहे थे और सदस्यता जब उनकी संसद की चली गई थी तो उसके बाद उनको बंगला खाली करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से अदालत से जब उनकी सजा पर रोक लग गई, फिर उसके बाद संसद से उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई, तो ये बंगला राहुल गांधी को दोबारा अलॉट कर दिया गया है। तो करीब 19 साल पहले वो रहे थे, फिर उसके बाद जाना पड़ा था। तो ये 12 तुगलक लेन दिल्ली की लुटियंस जोन का ये कमरा या कहें कि ये बंगला, जिसमें
राहुल गांधी रहते थे, एक बार फिर से ये अलॉट हो चुका है। इस वक्त हम 12 तुगलक लेन के बाहर खड़े हैं। ये वही बंगला है जहां पर करीब 19 साल तक राहुल गांधी रहे और जब उनकी सदस्यता गए तो उसके बाद बंगला उनको खाली करना पड़ा और मंगलवार को उनको बंगला दोबारा अलॉट किया गया है। हालांकि उन्हें 8 दिन का समय दिया गया है, 8 दिन के अंदर उनको जवाब देना होगा इस बंगले को वो वापस लेते हैं या नहीं। इस बंगले की अगर बात करें तो ये टाइप 8 बंगला माना जाता है और इस बंगले में करीब 5 बेडरूम बताए जाते हैं, जो कि सबसे टॉप क्लास का जो सरकारी लुटियंस जो बंगला है उस कैटेगरी में आता है। इसमें 5 बंगले बेडरूम होते हैं, एक हॉल, एक डाइनिंग रूम, एक स्टडी रूम और एक सर्वेंट क्वार्टर है। सबसे अहम बात है कि जब 2004 में राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे तो 2005 में यही बंगला जो 12 तुगलक लेन का बंगला है वो राहुल गांधी को अलॉट किया गया था। इस बंगले की खासियत यह है कि हालांकि उस टाइम पहली बार सांसद बने थे लेकिन वो एसपीजी प्रोटेक्टेड थे, उस लिहाज से ये बंगला उनको अलॉट किया गया था क्योंकि इसमें 2 एंट्रेंस हैं, एक एंट्रेंस है और एक 2 एंट्रेंस है। चूंकि एसपीजी सुरक्षा के लिहाज से इस तरह का बंगला खोजा जा रहा था और ये बंगला करीब 2005 देखिए एसपीजी के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए गए थे। बाहर में जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी वो रहते थे। जिस तरह से उनकी सदस्यता गई थी मानहानि के मसले को लेकर और उसके बाद जो स्टे हुआ उनकी सदस्यता बहाल की गई और उसके बाद जो हाउसिंग कमेटी होता है लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने दोबारा ये बंगला अलॉट किया राहुल गांधी के और समय माना जा रहा है करीब 8 दिन का समय उनके पास है। उसमें उन्हें जवाब देना हो कि वो इस बंगले में रहना चाहेंगे या फिर उनकी तरफ से क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी। तो उससे पहले जो लोकसभा में नेता हैं कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सीआर पाटिल जो कि लोकसभा हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन और उनसे मांग की थी कि ये जो बंगला है 12 तुगलक लेन उसको री अलॉट किया जाए राहुल गांधी को क्योंकि उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो एक बार दोबारा जो बंगला है ये सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन ये राहुल गांधी को मिल चुका है, उनके पास समय है और इसमें उनको जवाब देने के लिए। इस बंगले की अगर बात करें तो करीब 19 साल यहाँ पे राहुल गांधी बतौर सांसद रहे और जब सदस्यता गई तो उसके बाद से उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था। अप्रैल के महीने उन्होंने बंगला खाली कर दिया था। जब सदस्यता बहाल हो चुकी है ऐसे में वापस से बंगला, इस बंगले की खासियत यह है कि कांग्रेस की कई बड़ी बैठकें 12 तुगलक लेन मुहिम के महत्वपूर्ण फैसले भी 12 तुगलक लेन में हुए। तो इससे कहीं ना कहीं जुड़ाव इस बंगले से रहा था राहुल गांधी को और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उस पर स्टे मिला उसके बाद से पहले सदस्यता बहाल की गई और ये बंगला भी राहुल गांधी को अलॉट हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 12 बजे लोकसभा में राहुल गांधी अपनी बात को रखेंगे। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में कल से बहस शुरू हुई है। संसद में बहस जो चल रही है अब 12 बजे बताया जा रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बातों को रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह भी आज बोलेंगे। इसके अलावा स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री वो भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो आज संसद की कार्यवाही के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन हो जाता है क्योंकि आज न सिर्फ राहुल गांधी अपनी बातों को रखेंगे बल्कि इसके अलावा अगर सरकारी पक्ष की तरफ से बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होते हुए अपनी बातों को सरकार का पक्ष रखते हुए कहेंगे। वहीं दूसरी ओर निर्मला सीतारमण और इसके अलावा स्मृति ईरानी भी सरकार के पक्ष को रखेंगे। तो कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और इसके अलावा अब आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और इसमें कहा जा रहा है कि 12 बजे राहुल गांधी की तरफ से संसद की कार्यवाही में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी बातों को रखा जाएगा। जो विपक्ष या कहें कि कांग्रेस की तरफ से लाया गया समूचे विपक्ष जिसमें समर्थन मिला और इस अविश्वास प्रस्ताव पर कल कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नेताओं ने अपनी बात रखी। अब आज दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी अपनी बातों को रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी सरकार की तरफ से भी अपनी बातों को रखा जाएगा। इस बीच हमने जो तस्वीरें आपको पहले दिखाई थी ये राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही की आप तस्वीरें और बीच की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये बीजेपी के सांसद आज गांधी प्रतिमा के समक्ष इकट्ठा हुए। ट्रेन जो है हरिद्वार के लिए चलाई जाएगी ताकि श्रद्धालुओं और यात्रियों को वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके और उनको इंतजार ना करना पड़े। और बहुत भीड़ रहती है, इन दोनों ट्रेन जो है वो भारी भीड़ के कारण लोग कहीं छूट जाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री से प्रार्थना है कि क्या वो ये 2 ट्रेन, एक हरिद्वार के लिए एक और दिल्ली के लिए चलाने की कृपा करेंगे।
अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग में नई गाड़ी चलाना ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। स्थानीय परिस्थिति पे ये निर्भर करता है। जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में जम्मू और कश्मीर में आंशिक रूप से पड़ने वाली जो अभी एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना चल रही है, जिसकी लंबाई 272 किलोमीटर है। लेकिन माननीय सदस्य ने रेल चलाने के बारे में जो पूछा है, अध्यक्ष महोदय, जो रेल चलाने की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, अगर संभव हो तो उसको माननीय सदस्य को मैं ऑफिस में बुला के मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 282 श्री ई बिडन जी। क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 283 श्री राजीव रंजन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख। श्री कौशेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 284 तालारी रंगमैया। क्वेश्चन नंबर 284 सर रख दिया गया है। सर, India is a cotton produce country. For hectare is reported to be lower than other cotton produce countries, sir. This is mainly due to the use of outdated farming practices, inadequate rural credit and irrigation facilities, and poor seed quality. What measures are being taken by the government to transform the cotton sector? सर, ये टेक्सटाइल मंत्रालय का प्रश्न है। उन्होंने उत्तर पूछा है कि सीसीआई के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम जो आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए जो निर्णय लिया है कि हमारे किसानों की आय दुगना हो जाए, और उसके लिए उन्होंने जो भी एफर्ट करना है हम लोगों ने, सरकार ने पूरी तरह से किया है। ये सरकार पूरी इकोसिस्टम से काम करती है। उन्होंने जो सवाल किया है वो कृषि मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन आज तक मैं बार बार यहाँ से इसी जगह से मैंने बताया कि 75 साल में जो भी उत्पादन हुआ हमारे यहाँ वो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी। जैसे जैसे समय होता गया तो ऐसे ऐसे समय में कापड़ बनने में बदलाव आता गया। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि बेस्ट क्वालिटी का कॉटन कैसे मिले, उसके लिए बीज कैसे मिले। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दो मंत्रालय के दोनों मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, दोनों साथ में मिलकर जो स्टेक होल्डर है उनके साथ में मीटिंग करी, इकोसिस्टम से बातें करी, तब जो आजाद। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस बीच वहां पर कुछ नारेबाजी भी चल रही है, लेकिन कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। अगली खबर एक ब्रेकिंग न्यूज है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर अमरनाथ यात्रा आज जम्मू से स्थगित कर दी गई है। यात्रियों के आगमन में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रशासन ने इसी वजह से फैसला लिया, अब यात्रा को एक दिन के अंतराल पर चलाने की योजना वहां पर बनाई गई है। एक दिन का गैप दिया जाएगा, एक दिन का गैप देने के बाद ही अब यात्रा को चलाया जाएगा, और इसीलिए आज ब्रेक दिया गया है। आपको बता दें कि यात्रियों की जो संख्या है उसमें गिरावट की वजह से फैसला लिया गया है, ताकि एक ऐसी इतनी संख्या यात्रियों की हो जाए जिससे सही तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा को लेकर आज जम्मू से जो यात्रा की शुरुआत हुई थी, उसमें आगमन जो हो रहा है यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, उसमें भारी गिरावट आई है, और प्रशासन ने फैसला लेते हुए अब एक दिन के अंतराल पर यात्रा को चलाने का फैसला लिया है। राहुल गांधी के मिशन राजस्थान की बात करते हैं। दरअसल राहुल गांधी आज चुनावी शंखनाद राजस्थान से करेंगे। मानगढ़ की धरती से राजस्थान को साधने की कोशिश होगी। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी आज मानगढ़ आ रहे हैं। राहुल गांधी करीब 1:30 बजे दिल्ली से बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे बांसवाड़ा कार्यक्रम है उनका पहुंचने का। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, डोटासरा उनका स्वागत करेंगे। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग पर जोर रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से मानगढ़ धाम के विकास के लिए बड़ी घोषणा भी हो सकती है।
मानगढ़ धाम पर अंग्रेजों ने 1500 से ज्यादा आदिवासियों को गोलियों से भून दिया था और आज राहुल गांधी इसी धरती से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आज जब राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे तो हेलीपैड से सीधे राहुल गांधी इस स्मारक पर आएंगे और यहां पर जो आदिवासी समाज के लोग शहीद हुए थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था, उनको यहां पर नमन करेंगे, पुष्पांजलि करते हुए उन आदिवासी समाज के लोगों को याद करेंगे। और इसी के साथ में राहुल गांधी यहां पर मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु को नमन करने के साथ ही आप देखिएगा, क्योंकि ये चुनावी जो साल है वो भी है, तो ऐसे में यहां पर राहुल गांधी को राजस्थान सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं की एक प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी, जिसमें न सिर्फ महंगाई राहत शिविर से किस तरह की लोगों को राहत मिली वो बताने की कोशिश होगी, बल्कि इसके साथ ही जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है या फिर घरेलू गैस से कैसे राजस्थान सरकार ने आम जनता को राहत देने की कोशिश की है, ये सारी जानकारियां इस प्रदर्शनी के मार्फत राहुल गांधी को बताई जाएगी। बताया जा रहा है कि मानगढ़ धाम पर आदिवासी जो कि शहीद हुए उन्हें नमन करने के बाद में राहुल गांधी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और प्रदर्शनी के मार्फत वे ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं के मार्फत आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। तो चुनावी दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब राहुल गांधी मंच से भाषण देंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत शिविर के तहत जिन 10 योजनाओं के मार्फत आम जनता को राहत दी है, या फिर घरेलू गैस सिलेंडर के मार्फत राहत दी है, या फिर अब जो स्मार्टफोन राजस्थान सरकार वितरित करने जा रही है, वो सारी योजनाओं का जिक्र राहुल गांधी अपने भाषण में मंच से यहां पर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18, मानगढ़ धाम। तो आज कितनी महत्वपूर्ण है ये राहुल गांधी की यात्रा, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान के रण में आदिवासी मतदाताओं की भूमिका बहुत अहम होती है और यही कारण है कि न सिर्फ प्रमुख दल राजस्थान के कांग्रेस बल्कि बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। और कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के महातीर्थ मानगढ़ धाम का दौरा किया था, आदिवासियों की शहादत को नमन किया था और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस पर आज मानगढ़ से ही चुनावी शंखनाद करेंगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आदिवासियों को साधने की तैयारी जोरदार। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल भरेंगे हुंकार। कांग्रेस का मिशन आदिवासी। राजस्थान का चुनावी घमासान अब परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कई मुद्दों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए नए नए दाव आजमाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जाति वर्गों को साधने की भी कवायद तेज हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान के चुनाव में आदिवासी वोट काफी अहम रहने वाले हैं। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वर्ग को अपने साथ रखने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रैली भी है। आदिवासियों को साधने की कोशिश है, वो भी आदिवासियों के महातीर्थ कहे जाने वाले उसी मानगढ़ से, जहां कुछ महीनों पहले पीएम मोदी ने पहुंचकर आदिवासियों को संबोधित किया। राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह और रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी नेता जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि राहुल के सभा स्थल को लेकर कांग्रेस नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी। कई नेता राहुल गांधी की रैली बड़ेश्वर धाम में कराना चाहते थे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पहाड़ी पर होने के कारण सभा में भीड़ जुटानी काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के नहीं आने की चिंता नहीं है, चिंता तो व्यवस्था की है, क्योंकि इतने लोग आएंगे कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी उसमें पर्व में शिरकत करेंगे, बड़ी महासभा होगी, आदिवासियों के बीच में वो अपनी बात रखेंगे, आदिवासियों के साथ में उस दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे। और मानगढ़ धाम और आदिवासियों का जो हमारा इतिहास है उसमें देश की आज़ादी में सैकड़ों लोग शहीद हुए। मैं समझता हूं कि ये ऐसा पर्व है जिसको सबको बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और केंद्र सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कांग्रेस को आदिवासी का सच्चा हितैषी बताया।
उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि हम उनकी पिच पर खेलें, जबकि हम विकास की पिच पर खेलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से हम सब लोग आदिवासी भाइयों की और हमारी सबकी भावनाओं से हम अवगत कराएंगे कि मानगढ़ धाम को, जो आदिवासियों का बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसमें उनकी आस्था है, उसके ऊपर कोई न कोई ऐसा काम करें जिससे उनके आदिवासी भाई लोगों की जो भावनाएं हैं उसके मुताबिक वहां पर विकास के कार्य हो सके। इससे पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से ही मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की और इस धाम के विकास राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों को विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। तभी से कांग्रेस लगातार हमलावर है। आते हैं तो कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं, कांग्रेस अपने काम पर बोलती है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बोलते हैं, अपने काम बताते हैं। बीजेपी को भी अपने काम बताने चाहिए। बीजेपी काम की बात नहीं करेगी, बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी। जो आदमी खुद असफल हो जाता है, जिसमें अपने काम बताने की ताकत नहीं होती, जो अपने काम बताने से घबराता है, वो जनता का भला नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग अपने उपलब्धियां बताने से डरते हैं। बांसवाड़ा जिले में आने वाले मानगढ़ धाम को गोविंद गुरु की तपोस्थली भी कही जाती है। यहीं से गोविंद गुरु ने आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू किए थे। हालांकि तब अंग्रेज सरकार ने इसे अपने खिलाफ साजिश मानकर पहाड़ी पर हमला कर 1500 से ज्यादा आदिवासियों को भून दिया था, जिसके बाद ये स्थान आदिवासियों की शहीद स्थली के रूप में प्रसिद्ध हो गया और आदिवासी समुदाय के लिए महातीर्थ बन गया है। अब विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम में राहुल गांधी की रैली के जरिए कांग्रेस के पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और इस बीच बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का बयान भी आया है सामने। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में हम यानी बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। राहुल गांधी का मानगढ़ धाम दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि ये फ्लॉप शो साबित होगा। कांग्रेस अवसर की राजनीति करती है, कांग्रेस आदिवासियों को साधना चाह रही है, लेकिन सफल नहीं होंगे वो लोग। 1.25 लाख सांसदों के साथ प्रधानमंत्री जी ने बैठक की है। 2023 और 24 के लिए कितनी तैयारी है? अब ये अंदर की बात है भाई साहब आपका और मन की बात भी होती है। कल राहुल गांधी जा रहे हैं हम राहुल गांधी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी से दोगुनी भीड़ दौसा में मिलेगी आदिवासियों की 1.25 लाख। कब भीड़ मिलेगी? हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं कल हाईकोर्ट में। राहुल गांधी मानगढ़ धाम आ रहे हैं और इधर बीजेपी राहुल के दौरे को लेकर हमला बोल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे हैं। राहुल से बीजेपी ने जो सवाल पूछे हैं एक एक करके आपको बताते हैं। पहला सवाल, राजस्थान में सुशासन के वादे का क्या हुआ? दूसरा सवाल, 7,000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या हुई, 30,000 से ज्यादा दुष्कर्म, क्या यही है कांग्रेस सरकार का सुशासन मॉडल? तीसरा सवाल, 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम हुई, कई किसानों ने आत्महत्या की, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 4, बेरोजगारी की संख्या 55 लाख के पार, भत्ते के नाम पर क्यों ठगा गया है राजस्थान का नौजवान? सवाल नंबर 5, 55 महीने में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक, नौजवानों के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर 6, मंत्री विधायक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, क्या ये कैसी सरकार है? सवाल नंबर 7, देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में क्यों है? और सवाल नंबर 8, देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान के लोगों को मिलती है, ऐसा क्यों? और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ।